अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा पहला लेक्चर है कॉकलियर इम्प्लांट। कॉकलियर इम्प्लांट को डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा आउटलाइन बताना चाहूँगी कि इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कॉकलियर इम्प्लांट की डेफिनेशन, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, कॉकलियर इम्प्लांट की वर्किंग मैकेनिज़्म, सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड एडवांसमेंट्स। डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ कॉकलियर इम्प्लांट। कॉकलियर इम्प्लांट इम्प्लांटेबल हेयरिंग डिवाइस है जिसको कॉकलियर के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। एंड कॉकलियर तो आपको पता होगा विच इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर ईयर। कॉकलियर इम्प्लांट पर्टिकुलरली उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको सेवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है। ठीक है। बायोनिक ईयर एक टर्म है। यहाँ पर बायोनिक ईयर के साथ बायोनिक ईयर को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बायोनिक ईयर एंड कॉकलियर इम्प्लांट सेम ही है। उनको जिनको कॉकलियर इम्प्लांट हुआ है, जिन जिन बच्चों को या जिन एडल्ट्स को कॉकलियर इम्प्लांट लगा हुआ है, तो उनको हम उस ईयर को बायोनिक ईयर भी कह सकते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट का जो बेसिक फंक्शन है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके नर्व फाइबर्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है ताकि हेयरिंग सेंसेशंस प्रोड्यूस हो सके उनके लिए जो नहीं सुन सकते, जो हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, जिनको हेयरिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं। एनिमेटेड पिक्चर है कॉकलियर इम्प्लांट का। दिस इज़ हाउ कॉकलियर इम्प्लांट लुक्स लाइक। माइक्रोफोन है, इसका स्पीच प्रोसेसर है, ट्रांसमीटर है, बैटरी पैक है, और ये नॉर्मली जितने भी कॉकलियर इम्प्लांट्स हैं वो सारे इसी तरह दिखते हैं। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की तरफ हम जाते हैं थोड़ा सा। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड किसी भी इनोवेशन या फिर किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंट होता है। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें इसके बेसिस का पता चल जाता है। अगर हमारे पास एक प्रैक्टिकल एडवांसमेंट है तो वो कहाँ से स्टेम हुआ, वो आइडिया कहाँ से आया, कब, इन सब चीज़ों का हमारे पास नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ओवर द ईयर्स कितनी एडवांसमेंट्स हो गई, कितनी तरक्की हो गई, कहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो गया और अब तक कहाँ पर है, कितना इस पर काम हुआ है, कितना ये सक्सेसफुल है। इन सारी चीज़ों का हमें तब पता चल जाता है अगर हमारे पास हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड हो, हमारे पास हिस्ट्री का नॉलेज हो। तो कॉकलियर इम्प्लांट भी एक आइडिया था, एक वैग सा आइडिया, जो कि 1751 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी से हेयरिंग सेंसेशंस प्रोड्यूस की जा सकती हैं। उसके बाद 1800 में एक साइंटिस्ट आया, ये थोड़ा सा ठीक है। 1800 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वोल्टा। इसने मेटल रोड्स प्लेस किए अपने कानों के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया, जिसने इस आइडिया को सीरियस ले लिया। और आप गेस करें उसके साथ क्या हुआ होगा। ही वेंट अनकॉन्शियस। लेकिन उसने ये भी कहा कि बेहोश होने से पहले मैंने आवाज़ सुनी थी, ठीक है, और वो बबलिंग वाटर की आवाज़ थी। मतलब इसने काइंड ऑफ प्रूफ कर दिया, फाउंडेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से हेयरिंग सेंसेशंस हो सकती हैं। उसके बाद 19वीं सेंचुरी के एंड में ऑटोलॉजिस्ट का एक टीम इन्होंने गेट टुगेदर किया और इन्होंने इस बात में पर्टिकुलर इंटरेस्ट लिया कि इलेक्ट्रिसिटी से हेयरिंग सेंसेशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं, और उस पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। 1934 में एंड्रीड एंड हिज टीम मिलकर रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका नाम था इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ हेयरिंग ऑर्गन। इन्होंने फर्दर इस पे काम किया, फर्दर स्टडी की और रिपोर्ट इन्होंने बना दिया, ठीक है। उसके बाद 1957 में फ्रेंच अल्जीरियन सर्जन्स थे जिन्होंने कॉकलियर इम्प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना शुरू किया। 1984 में हमारे पास विलियम एफ हाउस थे। इन्होंने फ़र्स्ट कॉकलियर इम्प्लांट प्रैक्टिकली इन्होंने बनाया और मार्केट में लॉन्च भी कर दिया, ठीक है, जिसको 1985 में एफडीए ने अप्रूव किया, लेकिन सिर्फ एडल्ट्स के लिए। उसके कोई 5 साल बाद 1990 में बच्चों के लिए भी अप्रूव हो गया, लेकिन एज लिमिटेशन रखी कि मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 2 years।
ठीक है, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा, कुछ आइडिया हुआ होगा। तो अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ कॉकलियर इम्प्लांट। कॉकलियर इम्प्लांट के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जो कि एक्सटर्नल पार्ट के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोफोन, स्पीच प्रोसेसर एंड ट्रांसमीटर। और इंटरनल जो पार्ट है उसमें रिसीवर है एंड इलेक्ट्रोड है। रिसीवर को स्टिमुलेटर भी कहा जाता है एंड इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड एरे के नाम से भी जाना जाता है। अब बात यह है कि हमें पता चल गया, ठीक है, कि कॉकलियर इम्प्लांट कब बना, कॉकलियर इम्प्लांट के कितने पार्ट्स हैं, कॉकलियर इम्प्लांट दिखता कैसा है। अब जो मेन पार्ट है, मेन फोकस करने वाला पार्ट है कि कॉकलियर इम्प्लांट काम करता कैसे। ठीक है, ये मेजर पार्ट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, अभी हमने देखा। इन्हीं को यूज़ करते हुए कॉकलियर इम्प्लांट हियरिंग सेंसेशंस प्रोड्यूस करता है। अब वो कैसे करता है अभी देखते हैं। सबसे पहले माइक्रोफोन साउंड को पिक करता है और स्पीच प्रोसेसर में डायरेक्ट करता है। ठीक है, स्पीच प्रोसेसर साउंड को फ़िल्टर करता है और ट्रांसमीटर में भेजता है। साउंड को फ़िल्टर करने का मतलब है कि जो डिज़ायर्ड साउंड्स हैं, मसलन स्पीच, उसको आगे प्रोसीड करता है, और बैकग्राउंड जो कि नेसेसरी नहीं है, जो कि हमें नहीं चाहिए, उसको फ़िल्टर आउट करता है। क्योंकि इस सब का मकसद होता है कि हम स्पीच जो साउंड्स हैं उन पे फोकस करें, जो वो मिस कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, उसको हम ओवरकम करने की कोशिश करें। अब ये जो प्रोसेस साउंड है, इसको ट्रांसमीटर इंटरनल डिवाइस में भेजता है थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन। उसके बाद जो रिसीवर है, विच इज़ इंटरनल पार्ट ऑफ कॉकलियर इम्प्लांट, सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोड एरे ऑडिटरी नर्व को स्टिमुलेट करता है। टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स देखते हैं। ये 3 टाइप्स है जो मैंने मेंशन किए हैं, मेडल, एडवांस्ड बायोनिक्स, कॉकलियर। लेकिन 2-3 और कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चर करता है कॉकलियर इम्प्लांट को। ये 3 मैंने इसलिए मेंशन किए हैं कि ये FDA अप्रूव्ड हैं। कॉकलियर इम्प्लांट का ये है कि आप हर किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत सारे पेशेंट होंगे जिनको सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, जो कि हियरिंग लॉस का क्राइटेरिया हमने डेफिनेशन में देखा था कि ये किसके लिए बनाया गया है कॉकलियर इम्प्लांट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास कॉकलियर इम्प्लांट, आपके पास हियरिंग डिफ़िकल्टी के साथ आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको टेस्ट भी किया और इसका सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस भी आया, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आप जाएं कॉकलियर इम्प्लांट लगवा दें। ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि कॉकलियर इम्प्लांट प्रिस्क्राइब किसको करना है और कैसे करना है। प्रिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले असेसमेंट की जाती है, जो कि वाइड एलेबरेट असेसमेंट होती है, जिसको असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ भी कहते हैं। असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ का सबसे पहले जो पॉइंट है वो है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में हम क्वेश्चंस पूछते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पर पर्टिकुलरली हियरिंग लॉस के बारे में पूछा जाता है कि हियरिंग लॉस एक्वायर्ड है, कॉन्जेनिटल है, किस टाइप का हियरिंग लॉस है, किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो गया था, या फिर बाय बर्थ था, या फिर बिफोर बर्थ था। ये चीज़ें हम हिस्ट्री में कवर करते हैं। उसके बाद ENT एग्ज़ामिनेशन होती है। ENT एग्ज़ामिनेशन में हम ईयर कैनाल चेक करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन चेक करते हैं, मिडल ईयर चेक करते हैं, और जो भी ये जो एग्ज़ामिनेशन ईयर से रिलेटेड है, थॉरली सारा कुछ देखा जाता है। उसके बाद ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग प्योरली हम हियरिंग थ्रेशोल्ड्स फाइंड करने के लिए करते हैं, जिसमें PT आता है, स्पीच ऑडियोमेट्री आती है, एडिड ऑडियोमेट्री आती है, बेरा और OAE। और OAE मींस ऑटो एकूस्टिक एमिशंस। ये हम बच्चों में करते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं 3 मंथ्स तक के बच्चों में करते हैं। बेरा भी बच्चों में किया जाता है। एडिड ऑडियोमेट्री का मतलब है वो ऑडियोमेट्री जो हियरिंग एड के साथ किया जाए। स्पीच ऑडियोमेट्री जो स्पीच रिकग्निशन के लिए करते हैं, और PTA जो हियरिंग टेस्ट, जो आइडियल हियरिंग टेस्ट है, जो बेस लाइन है। उसके बाद MRIs किए जाते हैं
हेयरिंग एड के साथ ट्रायल दिया जाता है कि अगर हेयरिंग एड से इसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जो भी पेशेंट है जिसको हेयरिंग डिफ़िकल्टी है, इसको अगर हेयरिंग एड के साथ ये काफ़ी अरसे से हेयरिंग एड यूज़ कर रहा है लेकिन इसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो इसको हम कॉकलियर इम्प्लांट प्रिस्क्राइब करें। असेसमेंट के बाद क्राइटेरिया देखा जाता है कि ये जो एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि अगर वो इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन में डिफरेंट क्राइटेरिया है, एडल्ट्स में डिफरेंट क्राइटेरिया है। चिल्ड्रन में जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले एज देखा जाता है। एज मिनिमम 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर होना चाहिए। हेयरिंग लॉस बाइलेटरल होना चाहिए, सेवियर टू प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। हेयरिंग और इसके अलावा इस बच्चे को हेयरिंग एड लगवाया गया हो, हेयरिंग एड के साथ ट्रायल दिया गया हो और उस हेयरिंग एड से इस बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं मिला हो। उसके अलावा टॉलरेंस देखी जाती है कि हेयरिंग एड के साथ इसको टॉलरेंस थी या नहीं थी। उसके अलावा एनाटॉमिकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखी जाती हैं कि कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी ना हो बच्चे में, तब जाके सर्जरी परफॉर्म हो सकती है। एडल्ट्स में डिफरेंट क्राइटेरिया है। एडल्ट्स में कोई एज लिमिट नहीं है। एडल्ट्स में आप किसी भी एज में आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हेयरिंग लॉस बाइलेटरल होना चाहिए, सेवियर टू प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। पोस्टलिंगुअल डेफनेस होनी चाहिए। पोस्टलिंगुअल डेफनेस का मतलब ये है कि उसकी लैंग्वेज डेवलप होने के बाद उसको कोई एक्सीडेंट की वजह से, कोई ट्रॉमा की वजह से, कोई ट्यूमर की वजह से, किसी भी वजह से उसको हेयरिंग लॉस हुआ हो, लेकिन लेटर इन लाइफ। उसके अलावा सेंटेंस रिकग्निशन टेस्ट होना चाहिए जिसका स्कोर लेस दैन 50%। कोई एनाटॉमिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होना चाहिए और साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी को भी देखा जाता है कि वो उसमें टॉलरेंस है या नहीं है। Sorry, something went wrong with this system. कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी। कॉकलियर इम्प्लांट को परफॉर्म करना डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। ऑपरेटेबल है, ऑपरेट किया जाता है, कॉकलिया के अंदर इलेक्ट्रोड एरे को फिक्स किया जाता है और कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉकलियर इम्प्लांट को परफॉर्म करने के लिए पूरा टीम होता है जिसमें ऑटोलॉजी सर्जन होता है, जिसको ईएनटी सर्जन भी कह सकते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है एज नीडेड, सोशल वर्कर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट होता है और ये पूरा टीम होता है। एक पॉइंट इसमें यह है कि कॉकलियर इम्प्लांट को परफॉर्म करने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया, जो कि जिसका असर आप कह सकते हैं असर 2 से 3 घंटे तक होना चाहिए, होता है इनफैक्ट। कॉकलियर इम्प्लांट का एक फ़ायदा ये है कि इसमें आप पेशेंट को हफ्ते हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में नहीं रखते। ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करने के बाद 2-3 घंटे पेशेंट को रखा जाता है, उसके बाद डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर फ़ायदे होते हैं तो वहाँ पर नुकसान भी होते हैं, ठीक है। सर्जरीज़ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसी तरह कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसिजन साइड पे जहाँ पर कट किया गया है वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकती है और वो उस जगह में बार बार इन्फेक्शन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, टेस्ट डिस्टर्बेंस हो सकता है, एडिशनल हियरिंग लॉस हो सकता है, डिवाइस फेलियर हो सकता है। अच्छा, इसमें टेस्ट डिस्टर्बेंस को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं।
टेस्ट डिस्टर्बेंस इसलिए होता है कि जो टेस्ट नर्व्स हैं वो हमारे मिडल ईयर से गुज़रते हैं, ठीक है। तो सर्जरी के दौरान हो सकता है कि उस नर्व को डैमेज किया गया हो, जाने अनजाने में उसको डैमेज किया गया हो, या उस पर कुछ इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जिसकी वजह से टेस्ट डिस्टर्ब होता है। लेकिन ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ये रिकवर हो जाता है। एडिशनल हेयरिंग लॉस हो सकता है, कभी कभी ऑपरेशन फेल होने की वजह से जितनी रेजिडुअल हेयरिंग उसकी थी वो भी डिस्ट्रॉय डैमेज हो सकती है। उसके बाद डिवाइस फेलियर भी हो सकता है, लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये रेयर है। पोस्ट ऑपरेटिव एवॉल्वेशन। पोस्ट ऑपरेटिव एवॉल्वेशन का मतलब ये है कि ऑपरेशन हो गया, सर्जिकली आपने कॉकलियर इम्प्लांट लगा दिया, ठीक है। इसके बाद ये नहीं है कि हमने पेशेंट को भूल जाना है या फिर कि पेशेंट बस ठीक है आपकी सर्जरी हो गई आप चले जाएं, नहीं। पोस्ट ऑपरेटिव एवॉल्वेशन होती है और डेलिब्रेट होती है, ठीक है, जिसमें डिवाइस को एक्टिव किया जाता है 4 to 6 वीक्स आफ्टर ऑपरेशन। उसके बाद ऑडिटरी रिहेबिलिटेशन होती है आफ्टर कॉकलियर इम्प्लांट, जिसमें लिसनिंग ट्रेनिंग होती है, स्पीच ट्रेनिंग होती है, लैंग्वेज ट्रेनिंग होती है। कि इसका इन सब ट्रेनिंग्स देने का मकसद ये है कि जो बच्चा है वो स्पीच कॉम्प्रिहेंड करना सीखे, लिप रीड करना सीखे, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना सीखे। और ये जितनी भी ट्रेनिंग होती है इसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन बच्चों में की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसलिए रिहेबिलिटेशन बच्चों में की जाती है क्योंकि बच्चे बोलना सीखें, जो अभी मैंने मेंशन किया था, ठीक है। बच्चों की स्पीच कॉम्प्रिहेंशन की जो एबिलिटी है उसको इन्हांस करने के लिए रिहेबिलिटेशन की जाती है, जिसमें उसकी स्पीच ट्रेनिंग्स होती हैं, उसकी स्पीच थेरेपीज़ होती हैं, जिसमें पेशेंट के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि वो सारे इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें, बच्चे को इंकरेज करें और इस चीज़ को इन्हांस करें। और ये जो पूरा जो प्रोसेस है स्पीच कॉम्प्रिहेंशन का प्रोसेस है उसको एम्पलीफाई कर सकें। रीसेंट एडवांसेस इन कॉकलियर इम्प्लांट। रीसेंट एडवांसेस इन कॉकलियर इम्प्लांट, कुछ एडवांसेस अभी हुई हैं, कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं कि हाँ फ्यूचर में इस चीज़ पे काम किया जाएगा इंशाल्लाह। तो बायलैटरल इम्प्लांट्स पे काम किया जा रहा है। अभी तक जो हो रहा है वो यूनिलैटरल ही है, एक ही कान में कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में कोशिश किया जा रहा है कि दोनों कानों में कॉकलियर इम्प्लांट कर सकें। उसके अलावा मिनिमली इन्वेजिव इम्प्लांट टेक्निक्स। अभी जो कॉकलियर इम्प्लांट होता है वो इंसिजन किया जाता है, मेस्टॉइड को कट किया जाता है, मिडल ईयर का अप्रोच किया जाता है, फिर ओवल विंडो का अप्रोच किया जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रोड एरे को प्लेस किया जाता है। लेकिन फ्यूचर में ये सोचा जा रहा है, इस पे काम किया जा रहा है कि जो इन्वेजिव टेक्निक्स है वो मिनिमल हो, वो कम से कम हो, ताकि ऑपरेशन का जो टाइम स्पेन है वो भी कम हो। इससे रिलेटेड ऑपरेशन से रिलेटेड जो